हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। आई थिंक आप लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए होंगे। तो वो तो काफ़ी बड़ा था, लगभग 2 घंटे इसमें लगे थे, बट यहाँ पे हम लोग इसको 1 घंटे में पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो लगभग लगभग मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो, बेंजीन के बारे में। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में बेंजीन और टॉल्यूइन के बारे में ही पढ़ना है। तो बेंजीन पढ़ेंगे और टॉल्यूइन, यही दोनों होते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH3। देखो, इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इन्हीं के बारे में हम लोग इसको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। क्लियर है क्या? चलिए। तो बेंजीन क्या होता है? C6H6। इसको फिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ये आपका ये वाला है। एक बार डबल बॉन्ड इधर से ले लो तो इसके कितने टोटल दो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर हो गया क्या? ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड हर जगह है ना। अगर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे देखो है, यहाँ पे देखो है लेकिन यहाँ पे नहीं, इसका मतलब क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, मतलब कि अगर बॉन्ड आर्डर निकालोगे तो 1.5 आएगा। याद रखिए, 2 नहीं होता है, 1.5। कभी कई बार आपसे ये पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि जो बेंजीन का बॉन्ड आर्डर होता है 1.5 होता है। और ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। इट हैज 6 पाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया क्या? बताओ। चलिए, अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लोग इसमें देख रहे हो, ये एक एसिड का सॉल्ट है ना। एसिड का सॉल्ट है, RCOH होता है तो एसिड है। तो एसिड का सॉल्ट है। तो अगर आप किसी एसिड या एसिड का सॉल्ट, मतलब दो ही ले सकते हो, चाहे आप एसिड ही ले लो चाहे आप एसिड का सॉल्ट ले लो। अगर आप उसको सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो याद रखिएगा इसमें से क्या होता है, एल्केन बनता है। CO2 गैस निकल जाती है और फाइनली आपका क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के याद रखिएगा, अगर सोडा लाइम NaOH प्लस CO के साथ हीट करोगे तो CO2 गैस निकल जाएगा और फाइनली आपका बेंजीन बन जाएगा। तो जैसे एलिफैटिक में था, सेम ऐसे एरोमेटिक में भी आपको करना है। क्लियर हुआ? तो चाहे आप किसी एसिड ले लो या एसिड का सॉल्ट ले लो, चाहे एरोमेटिक लो एलिफैटिक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको NaOH CO सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा और ये फाइनली आपका बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, मैकेनिज्म के ज़्यादा की जरूरत ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस इसमें हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, आप रखिए, याद रखिएगा। जब आप मैकेनिज्म को देखोगे ना, मैकेनिज्म में, तो एसिड बेस रिएक्शन फाइनली आपका ये सॉल्ट बनेगा। कुल मिला के इसमें जो आपको जानने वाली चीज़ है कि इसमें इंटरमीडिएट में कार्बन इयान बनता है। क्या बनता है? कार्बन इयान आपका इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है। यानी कि जिसका कार्बन इयान जितना ज़्यादा स्टेबल उसका उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि आपको कार्बन इयान की स्टेबिलिटी देखनी है। क्लियर है? आप बोलोगे सर कैसे देखेंगे? CO2 गैस निकाल दो, जो बनेगा वही कार्बन। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज इक्वल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इयान। तो फटाफट देखिए, यहाँ पे जब आप रेट की बात करोगे, बताओ कार्बन इयान की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? जैसे यहाँ पे बताओ कार्बन इयान की स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सब जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे मेथिल है तो ये प्लस H इफेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे Cl है तो -I, यहाँ पे NO2 है तो -M। क्या -M की कार्बन इयान की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? सभी लोग बताइए, सबसे ज्यादा होती है ना। अच्छा, आप बोलोगे सर कौन सा कार्बन इयान बन रहा है? ये देखो, CO2 गैस जब निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन इयान करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कार्बन इयान बनेगा वो कुछ ऐसे होगा। देख रहे हो, ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे मेथिल आएगा। ठीक है। तो ये NO2 है, NO2 का मतलब -M इफेक्ट है। इसके कार्बन इयान की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि -M इफेक्ट क्या होता है, जीओसी मैंने पढ़ाया था ना कि -M इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसके कार्बन इयान की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा D, फिर उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद लास्ट में A आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 है, COH है, डी कार्बोक्सिलेशन है, CO2 गैस निकलेगा और फाइनली आपका टॉल्यूइन बन जाएगा। तो टॉल्यूइन बनाने का ये भी एक तरीका है, याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। फ्रॉम एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब हेलोबेंजीन बोलते हैं, है ना। जिसमें बेंजीन हो और हेलोजन हो उसको हेलोबेंजीन बोलते हैं। तो अगर आप हेलोबेंजीन का रिडक्शन करा दो, किससे? मेटल एसिड से। ठीक है। मेटल एसिड के साथ अगर रिडक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोजन किसमें रिड्यूस हो जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि कई बार कई सारे चैप्टर में आपको बता भी चुका हूँ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फाइनली यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, आप लोग अगर मैकेनिज्म जानना चाहते हो, मैकेनिज्म बता देता हूँ। मेटल कहीं भी आपको किसी भी रिएक्शन में अगर मेटल दिखे ना, तो आप देखोगे मेटल क्या करता है,
ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन इफिशियंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये मेटल मेटल प्लस, जैसे सोडियम है तो सोडियम आसानी से Na प्लस बना सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसी तरह कोई भी मेटल होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्स को मिलेगा, एक्स माइनस निकल गया है ना, एक्स तो निकल गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। या ऐसे सोचो, यहाँ पे जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक्स से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब ये कार्बन इयान बन गया, क्या बन गया, कार्बन इयान बन गया। कार्बन इयान बनने से क्या होगा कि अब इसके आप H2O या H प्लस से रिएक्शन कराओगे तो H यहाँ चला जाएगा, फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देंगे, H प्लस को ऐड कर देंगे ले जाके, तो ये आपका बन जाएगा। अच्छा, मेटल नहीं होने से पता है क्या प्रॉब्लम थी, देखो मेटल से फायदा क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जनरली क्या होता है कि यक्स जब निकलता है तो यक्स माइनस लेके निकलता है ना। तो यहाँ जो बेंजीन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये बात आप मानते हो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर बेंजीन पे मान लीजिए कि निगेटिव चार्ज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन मेटल लेना पड़ता है। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे प्लस से माइनस चार्ज बन जाता है। क्लियर है क्या, तो ये बात याद रखिएगा कि इसका क्या यूज होता है, कि मेटल लेने से क्या फायदा है ना। तो ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए मेरे हिसाब से, छोटी छोटी। और अगर आप इसकी एमजी सिलेक्शन कराओगे, है ना, एमजी सिलेक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ये ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, एमजीएक्स बन जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, एमजीएक्स है, अगर यहाँ से एमजीएक्स निकालोगे तो ये प्लस निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर जब एसिड मतलब H प्लस से अटैक करोगे ना, तो ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फाइनली आपका बेंजीन बन जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन हो गया, बोलो क्लियर है ना। ग्रेनाड है ना, तो ये सारी चीजें वैसे हो चुकी है, क्योंकि ग्रेनाड रीजन जैसे RMGX है ना, तो यहाँ पे जो अटैक होता है ये R माइनस होता है, अटैकिंग रीजन कौन होता है, R माइनस होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्या। चलिए हम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात हम कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिए इसको, ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। तो ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RMGX है और ये PHMGX है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ये हम लोग बोलते हैं एरिल मैग्नीशियम हाइलाइट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एरिल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे आप लोग का एलिफेटिक होता है वैसे एरोमेटिक होता है। तो आपको पता होगा, जैसे RMGX होता है तो यहाँ पे अटैकिंग रीजेंट R माइनस होता है, वैसे PHMGX में अटैकिंग रीजेंट क्या होता है, PH माइनस होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो CH3Br है, जब आप इसकी Mg से रिएक्शन कराओगे तो CH3MgBr बनेगा। और ये देखो, ये Br है, यहाँ Mg से रिएक्शन कराओगे तो MgBr आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कैसे ग्रिग्नार्ड बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आगे मैंने ग्रिग्नार्ड के बारे में बहुत अच्छे से और भी लेक्चर में, सारे लेक्चर में लगभग आपको ग्रिग्नार्ड के बारे में मिलेगा, ठीक है। तो इसको THF में रखते हैं, ये सॉल्वेंट लेते हैं TH मतलब टेट्राहाइड्रोफुरन। तो इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे THF यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि Mg से रिएक्शन करा रहे हो एरोमेटिक, तो एरोमेटिक से रिएक्शन करा रहे हो ना, इसलिए THF लेंगे। जनरली ग्रिग्नार्ड में क्या लेते हैं, ETO है ना, डाई एथिल ईथर लेते हैं, है ना, डाई एथिल ईथर लेते हैं, बट यहाँ पे THF लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है ना इसकी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। आप बोलोगे सर हाई टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, बट यहाँ पे Br देखो पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा है ना बेंजीन के साथ, इसलिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, लगभग पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है। इसका मतलब उसकी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, इसलिए आपको इसमें हीट लेना पड़ेगा। और अगर आप इतने हीट पे अगर डाई एथिल ईथर लेगो ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये तो उड़ जाएगा, है ना। तो THF लेते हैं, क्या लेते हैं, THF लेते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर, ये वेपराइज नहीं होगा। चलिए कुल मिला के आगे देखिए, जैसे आप लोग R माइनस अटैक करते हो तो यहाँ से X निकल जाता है ना। जब ग्रिग्नार्ड रीजन में R माइनस अटैकिंग रीजेंट होता है, याद रखिएगा, ये R माइनस अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप होता है तो ये आसानी से निकल जाएगा, और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और CH3 इस पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। वैसे ये भी देखो, ये निगेटिव होगा, अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये फाइनली आपका बेंजीन बन जाएगा। अब हम लोग कुछ रिएक्शन की और बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब लोग सर कहाँ पढ़े हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आपने देखा ना पूरा, उसमें ये सब पढ़ लिया है, एरोमेटाइजेशन, डिहाइड्रोजनेशन, साइक्लाइजेशन और हाइड्रोरीफॉर्मिंग। अब बोलोगे सर इसको रिपीट करा देते तो मजा आ जाता। और एल्काइन से भी हम लोग पॉलीमराइजेशन, टाइमराइजेशन। तो चलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट वाले उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ, भले ही आप लोगों ने पढ़ लिया है मुझे पता है, बट फिर से मैं आपको क्या करता हूँ, इसको रिपीट करा देता हूँ। क्लियर है। चलिए एरोमेटाइजेशन क्या होता है फटाफट देखो। एरोमेटाइजेशन मैंने बताया था कि अगर 6 कार्बन नंबर 6 से लेकर 10 तक, है ना, 6 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक का अगर कोई एल्केन है, क्लियर है क्या, अगर आप उसको एल्युमिनियम क्रोमियम का ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ हीट करोगे, तो याद रखिएगा डिहाइड्रोजनेशन, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। क्लियर है क्या। तो यहाँ से बेंजीन बनेगा और बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है क्या। तो ये देखो, जो एन एल्केन होता है ना, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लो होता है, ऑक्टेन नंबर लो होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है।
जैसे 6 कार्बन है या 7 कार्बन ले लेते हैं, कोई नहीं 7 कार्बन ले लेते हैं, तो 7 कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो यहाँ पे देखो CH3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो CH3 है, मत यहाँ पे कार्बन होगा, क्या इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, चलो 1 हाइड्रोजन ले लिया। वैसे यहाँ पे भी देखो इस वाले के पास भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ से H2 निकाल लो। आपको याद रखना है कि हमेशा 6 मेंबर की रिंग बनानी है, 6 मेंबर से ज्यादा की रिंग नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, साइक्लोहेक्सेन बन गया, और एक मेथिल भी है, 7 कार्बन लिया था ना, तो 7 कार्बन हो गया था, एक मेथिल हो जाएगा। इसको पढ़ाया था अच्छे से भी, अगर आपको याद होगा। बस आपको क्या करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हर जगह से निकाल देना था, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो निकाल देना है। और फाइनली आपका बेंजीन या टॉलुइन, मतलब 6 कार्बन होगा तो बेंजीन बनेगा, और 7 कार्बन होगा तो टॉलुइन बनेगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। रिएक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि एन हेक्सेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है ये लो होता है, अच्छा फ्यूल नहीं होता है, तो इसको बेटर फ्यूल बनाने के लिए, फ्यूल है ना, बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको ऑक्टेन नंबर हाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कराते हैं। तो कैसे हुआ रिएक्शन, क्लियर हो गया। चलिए, वैसे 6 था 7 था तो क्या बन जाएगा, 6 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने काफी अच्छे से समझाया था। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन कुछ नहीं है, इसमें एसिटिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिलीन लेते हैं। तो एसिटिलीन की रिएक्शन अगर आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराओगे, है ना, अगर आप एसिटिलीन को रेड हॉट एफई कॉपर ट्यूब से पास कराओगे तो कौन से क्या बनता है, बेंजीन बनता है। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना। इसमें भी हमेशा आपको 6 कार्बन की रिंग ही बनेगी। 6 कार्बन की रिंग ही क्यों बन रही है, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग आपकी स्टेबल होती है। यहाँ पे देखो 3 3 मेथिल बच गए हैं ना, तो 3 3 मेथिल को लगा दो, है अल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेसिटिलीन बन जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें देखो इनिलीन लिया गया है, क्या है, इनिलीन है। ये आपको इनिलीन दिख रहा होगा, C6H5NH2। जब आप इसको NnH2 या Cl, या आप इसको HNO2 बोल सकते हो, टेम्परेचर काफी लो रखते हैं, है ना, रिएक्शन कराते हो, तो याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आपको पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो बेंजीन होता है ना, जो बेंजीन होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। पहले आपको ये बात याद रखनी है, यानी कि इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा केवल और केवल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि जो भी रिएक्शन बेंजीन के साथ होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, इससे मतलब ये तो समझ में आता है, ये ना बेंजीन है, टॉल्यूइन है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, सब में ये रिएक्शन तो कॉमन है। इसको रट लो, इसको अभी रट लो, क्योंकि सभी जगह आपको एरोमेटिक में यही बार बार मिलेगा। तो एरोमेटिक में अगर आपसे पूछे कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कोई भी रिएक्शन है आप इलेक्ट्रोफाइल ढूंढिए और ले जाके उसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के वहां पे जोड़ दीजिए, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए C6H5N2Cl है, और C6H5N2Cl को अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपका बेंजीन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यही फायदा है बेंजीन पे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कभी बेंजीन पे किसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन कराना हो, ऐड कराना हो, तो कैसे कराओगे, सोचो। यही रिएक्शन, यही बेचारा अकेला है, बेचारा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही अकेला रिएक्शन है जिसके माध्यम से आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन या किसी भी रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है ना। जैसे जब आप इसका डाइयोटाइजेशन कराओगे ना, तो N2Cl बनेगा। N2Cl में ये देखो ये बनता है, N2 निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा, बेंजीन पे कार्बोकेटायन। और अगर बेंजीन पे कार्बोकेटायन बन गया, अब न्यूक्लियोफाइल का क्या कर सकते हो, आप बेंजीन पे ऐड करा सकते हो डायरेक्ट। क्लियर हो गया। जैसे ये देखो N2Cl है, यानी कि यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कौन अटैक करेगा, H अटैक करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन अटैक करेगा, यहाँ भी देखो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ आगे की बात कर लेते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हम लोग बेंजीन बना रहे हैं ना, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, H2O के साथ बॉयल कर देना है, HOH के साथ क्या कर देना है, बॉयल कर देना है, बस। मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड लो, वाटर के साथ क्या कर दो, बॉयल कर दो, बेंजीन बन के तैयार हो जाएगा, और H2SO4 गैस यहाँ से निकल जाए, मतलब H2SO4 यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर है, गैस नहीं है वो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आप बेंजीन की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है, और जिसको आप लोग आसानी से समझ भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देख लीजिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, कौन सा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। क्या होता है इसमें, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2 और रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे, अभी तक तो हम आप लोग से बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन में तो आपने रेने निकल नहीं लिखा। यहाँ पे रेने, रेने का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को छोटा छोटा करते जाओगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है ना, तो उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आपको बेंजीन का रिडक्शन कराना है नॉर्मल,
H2 से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है। इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यानी कि आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना पड़ेगा पहली बात, और रैनी निकल यूज करना है, निकल नहीं, निकल के छोटे छोटे पार्टिकल यूज करना है, क्लियर है क्या? तब जाके बेंजीन आपका साइक्लोहेक्सेन में चेंज होगा। मतलब आपको एब नॉर्मल कंडीशन, कौन सा? ये असाधारण दशा है ना, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो असाधारण दशा बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज आ जाएगा। यहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट ले रहे हो। टॉल्विन भी वैसे कर सकते हो, मतलब ये भी आपका बन जाएगा, मेथिल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, क्लियर है क्या? चलो बर्च रिडक्शन आ जाते हैं। बर्च रिडक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं, इसमें एन लिक्विड अमोनिया लेते हैं। क्या लेते हैं? एन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। पहले ये लिखा हो तो समझ जाइएगा ये एक बर्च रिडक्शन है। अब बोलोगे सर इस बर्च रिडक्शन में क्या क्या करते हैं? देखो, बर्च रिडक्शन में मैं आपको हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा पढ़ाया था, पहले मैं आपको याद दिला दूं। जैसे मान लीजिए CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, CH3 है, ठीक है। तो जब इसकी बर्च रिडक्शन से रिएक्शन कराओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड में, याद रखना सिंगल में कभी मत चेंज करिएगा। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, केवल एक ही सिंगल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करेगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ट्रांस, याद रखना, ये भी ये सब पढ़ाया है, ट्रांस से बनाता है, क्लियर है क्या? और दूसरी चीज, ये तो हो गया क्लियर, ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज बनाता है, याद है कौन? एक चीज बनाता था, याद करो इसका जोड़ीदार, अरे भाई H2PdBSO4 लिंडार कैटालिस्ट, याद आया? PdBSO4 वाला है, याद आ गया होगा ना, तो वही चीज है। अच्छा ये बताओ, अगर हम एन लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH से करा दे तो क्या इसमें भी डबल बॉन्ड बनेगा? नहीं, याद आया? मैंने बताया था ना, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस है, यानी कि क्या बनेगा? Na आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे Na आता है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, बताइए सभी लोग, ठीक है। अब ये तो हो गया एलिफैटिक वाला। एरोमेटिक में क्या होता है मैं आपको बता दूं, बहुत आसान सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये सब फालतू के मैकेनिज्म के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छा सा तरीका बता देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो बेंजीन में क्या होता है, 3 बॉन्ड, मतलब 3 पाई बॉन्ड है। तो अगर आप इसका बर्च रिडक्शन कराओगे, यानी लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड चेंज होगा। और याद रखिएगा डबल बॉन्ड हमेशा आमने सामने आएंगे, ये याद रखिएगा, डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ आएंगे? आमने सामने आएंगे। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हुआ तो क्या करेंगे? याद रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ, रिलीजिंग ग्रुप मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, है ना, ये सारी चीज अगर होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जैसे OH, ये सब सारी चीजें हैं, तो डबल बॉन्ड याद रखना, जहां पे ये बॉन्ड लगा है ना, इसके यहाँ पे आएगा, और जस्ट इसके सामने यहाँ पे लगाना है, बस ये याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है, जैसे CHO हो गया, COH हो गया, तब ये सब में क्या करेंगे? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हुआ, जैसे CHO हो गया, COH हो गया ना, जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपने GOC का लेक्चर नहीं देखा होगा, बहुत अच्छे से समझाया था वहां पे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बेंजीन लिखना है, और डबल बॉन्ड, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, और डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, समझ में आ गया? तो एक छोड़ के यहाँ मत लगाना, यहाँ मत लगाना है, गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगाना है और यहाँ, बस यही रट लो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा नीट और जेईई मेंस के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना याद कर लो, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग एडिशन ऑफ H2, क्या बताओ, हेलोजन डायरेक्ट ऐड कर पाओगे? अगर आप हेलोजन की डायरेक्ट एडिशन कराओगे, क्या कभी रिएक्शन होगा? नहीं होगा, यानी कि क्योंकि एरोमेटिक है, बेंजीन कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पे आपको रिएक्शन करने, तो यानी कि अगर आप AlCl3 FeCl3 ये सब लोगे ना, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सीख समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इसमें क्या लेना पड़ेगा? सनलाइट लेना पड़ेगा, क्लियर है क्या? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, याद रखिएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, और इसमें सारे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, Cl आ जाएगा, और ये देखिए प्रोडक्ट आपका बन गया, क्लियर है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? BHC, मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस मैंने आपको पढ़ाई दिया था, बट आपको मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा। देखो ये बेंजीन है, ओजोनलिसिस मैंने आपको पढ़ाया है कि पहले अगर जिंक है कि नहीं, पहले देखो जिंक है, ओजोनलिसिस में वैसे जिंक लेते ही है ना। तो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनलिसिस है ये, यानी कि यहाँ पे ओलो ओलो निकल लो, मैंने बताया था जहां पे भी डबल बॉन्ड हो उसको ब्रेक कर दो, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो गया बॉन्ड, ओलो ओलो निकल लो, ठीक है। वैसे यहाँ भी ब्रेक कर दो, ओलो ओलो निकल लो। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखो क्या बना है, बताओ। यहाँ पे एक कार्बन था, एक कार्बन यहाँ, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पर भी CHO है, और एक सिंगल बॉन्ड है, बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है ना, देखो यही तो बनेगा। ऐसे कितने बनेंगे? 3, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, यानी 3 CHO बनेगा। ये बात याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजल बोलते हैं, याद रखिएगा, इथेनॉल डाई। चलिए अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन है ना। तो ऐसी रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि बेंजीन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा
वही जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। बस ये याद रखिएगा, इतना ही जानना है आपको, इससे ज्यादा नहीं जानना है। क्लियर है क्या? चलिए, बाकी पूरा मैकेनिज्म है, ये सब जानने वानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता, ना तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जहां से क्वेश्चन बनता है मैं कोई भी टॉपिक आपसे नहीं, आपका नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। और यकीन मानिए जब आप पेपर देके आएंगे ना, तब आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ, जो मैंने पढ़ाया था वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले हैं। ठीक है ना? चलिए, कुल मिला के अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये देखो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग H2 ले रहे हैं और ल्यूइस एसिड ले रहे हैं। आप बोलोगे सर अभी तो आपने पीछे ल्यूइस एसिड नहीं लिया, यहाँ पे ल्यूइस एसिड क्यों ले रहे हैं? वो दूसरा रिएक्शन था, वो सनलाइट के प्रेजेंस में लोगे ना तो यही ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे Cl आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप सनलाइट लेते यहाँ पे Cl, लेकिन अगर आप ल्यूइस एसिड लोगे तो कुल मिला के ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बेंजीन का जो एरोमेटिसिटी होगा वो वही रहेगा, बस यहाँ पे एक यक्स आ जाएगा, हेलोजन आएगा। क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, आप अब सुनो मेरी एक बात, ध्यान से सुनो। एरोमेटिक का कोई भी रिएक्शन हो, आप सबसे पहले जो रिएजेंट लिया गया है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ढूंढो, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ लो, उसको बेंजीन पे ले जाकर डायरेक्ट ऐड करा दो, बस यही करना है आपको। ठीक है, बताओ अगर X2 है, मान लीजिए कोई हेलोजन है Cl2Br2 कौन अटैक करेगा? Cl+ अटैक करेगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे Cl है ना, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? Cl+ अटैक करेगा और Cl- होगा। अब बोलोगे सर ये Cl अपने आप टूट गया, अरे नहीं भैया, अपने आप नहीं टूटा है, आपने AlCl3 लिया है ना, आपने AlCl3 भी तो लिया है। AlCl3 क्या है? ल्यूइस एसिड है, तो ये क्या करेगा? ल्यूइस एसिड यहाँ पे लोन पेयर देख रहे हो ना, ये इस पे अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना, ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस रिएक्शन होगा। तो ये तो यहाँ से निकल गया नेगेटिव चार्ज लेके, और यहाँ पे Cl पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यही Cl पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? बेंजीन पे अटैक करेगा, फाइनली हमारा रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए सभी लोग। ठीक है, चलो तो देखो भाई, Cl+ अटैक किया, हो गया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे देखो Br2 है, ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन रिएक्शन करा देना। यहाँ पे देखो आयोडीन, आयोडीनेशन है तो आयोडीन लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखो। ये सब सारी चीजें वैसी हैं कि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन एक्चुअली बैकवर्ड भाग जाता है, तो बैकवर्ड जाता है ना, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें, HNO3 HiO3 भी यूज कर लेते हैं। मतलब कि इस रिएक्शन में अगर आपको कभी भी बेंजीन को आयोडीनेशन कराना हो केवल, तो ये रिएक्शन एक्चुअली नहीं होता है। क्यों होगा? बट ये फिर से बैकवर्ड भाग आएगा। क्यों? क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर से उसको रिड्यूस करके बेंजीन में चेंज कर देगा। अगर आप आयोडो बेंजीन को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। तो कुल मिला के इस रिएक्शन को रोकने के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन रोकने के लिए हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 यूज करते हैं, ताकि इससे रिएक्शन करके ये I2 में कन्वर्ट कर दे, ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड न जाने पाए। ये भी याद रखिएगा अगर हो सके तो। फ्लोरिनेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरिनेशन मैंने बताया कि एक्सप्लोजिव क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। फ्लोरिनेशन काफी रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन है काफी रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है? एक्सप्लोजन रिएक्शन करता है। तो ये कार्बन, ब्लैक कार्बन, जो आप लोग इंक यूज करते हो, इंक यही होता है C6, ये जो C6 लिखा है ना, यही होता है ब्लैक कार्बन ब्लैक, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इंक में यूज करते हैं, याद रखना, ये एक्सप्लोसिव होता है। क्लियर हो गया? चलो हम लोग नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4, याद रखना नाइट्रेटिंग एजेंट आपको याद रखना है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो नाइट्रेशन का मतलब केवल HNO3 नहीं, आपको इसमें और क्या लेना है? H2SO4, दोनों ही होता है, याद रखिएगा, HNO3 H2SO4 दोनों यही दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या? चलिए, तो कुल मिला के आपको फिर से मैंने क्या बताया था, कोई भी रिएजेंट हो उसमें आपको देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल, याद रखिएगा इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है NO2+ होता है, इतना याद कर लो बस, मैकेनिज्म जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस NO2+ को ले जाओ, बेंजीन पे जोड़ दो, काम खत्म, नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बन गया, सिंपल सी रिएक्शन था। ठीक है, चलो अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जनरेशन ऑफ NO2+ इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट टूवर्ड्स, याद रखिएगा जो रेट होता है लगभग सेम होता है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि आप हाइड्रोजन लोगे, ड्यूटेरियम लोगे, ट्राइटियम लोगे, तो बेंजीन का कुछ भी ले लो, सबका रेट क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो, ये आपका नाइट्रेटिंग एजेंट है, और इसमें जो अटैकिंग एजेंट है वो क्या है? NO2+ है। क्या होता है? NO2+ होता है, याद रखिएगा। चाहे आप कॉन्क HNO3 ले लो तब भी काम चल जाएगा, कॉन्क HNO3 + H2SO4 लोगे तब भी काम चलेगा। तो ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब भी समझ लीजिएगा नाइट्रेशन है, ये भी दिया रहेगा तब भी नाइट्रेशन है, N2O5 दिया होगा तब भी नाइट्रेशन है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं कॉन्क HNO3 और H2SO4 से, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NO2 लगा देना है, सिंपल सी बात है, जैसे NO2 लगा देना है। और ये NO2 कौन सा डीएक्टिवेटिंग होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपने से विड्रा करता है, मैंने बताया है ना, जोशी बताया था ना, कि अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर नहीं हो और बगल में डबल बॉन्ड हो, देखो बेंजीन के से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है, बगल में डबल बॉन्ड है, तो यानी कि ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, ये डीएक्टिवेटिंग नेचर का होगा, और डिक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन। बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 नाइट्रेटिंग एजेंट है,
नाइट्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लगा देंगे, NO2 लगा देंगे। फिर से आपने नाइट्रेशन कराया, फिर से एक NO2 लगा देंगे, फिर से नाइट्रेशन कराया, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, है ना, तो यहाँ पे NO2 और ये आपका एक्सप्लोजिव बनता है। क्लियर है क्या? चलिए, आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, सल्फोनेशन क्या होता है। सल्फोनेशन रिएक्शन को ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको देना पड़ेगा पहले सल्फोनेटिंग एजेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा कॉन्क के H2SO4 और SO3 लेते हैं, या इसको आप ओलियम बोल सकते हो, H2H2O7 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2H2O7, जिसको हम लोग ओलियम भी बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या SO3। इसमें याद रखिएगा जो अटैकिंग, आपसे कई बार तो क्वेश्चन में अटैकिंग रीजन पूछ लेगा। मैं आपसे क्या बोला हूँ, आपको हर क्वेश्चन में अटैकिंग रीजन ढूंढना है, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रीजन याद रखिएगा SO3 होता है, SO3H नहीं होता है। ट्रिक सुनिएगा, ट्रिक मतलब ट्रिक क्या, शॉर्ट नोट्स है, ये आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो अटैक करता है SO3, आप बोलोगे सर अगर SO3 अटैक करेगा तो फिर ये जाके वहां जोड़ देंगे, नहीं, जब वो जुड़ेगा ना तो वहां पे हाइड्रोजन है, मतलब जब आप इसको बेंजीन के साथ जोड़ोगे ना, जब इसको बेंजीन के साथ जोड़ना, तो SO3 मत लिखना, SO3H लिखना, तभी तो उसकी वैलेंसी पूरी होगी। सोचो, आपने यहाँ से सल्फर है ना, सल्फर एक बॉन्ड लगा दिया, यानी कि आप यहाँ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा। याद रखिएगा सल्फोनेटिंग एजेंट में क्या यूज करते हैं, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे केवल सल्फर सल्फर की बात हो रही है, और या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2H2O7 भी आप यूज कर सकते हो, उसको ओलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम भी यूज कर सकते हो। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मुझे लगता है कि इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इस रिएक्शन को अच्छे से सीख जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें अच्छे से, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में। तो ये बेंजीन है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ना कि जो एल्काइलेशन होता है, किसमें एल्काइलेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो याद रखना हम लोग इसमें बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से, RCl हो गया एल्किल हैलाइड, और AlCl3, क्या AlCl3 इसमें लेते हैं, ठीक है। ल्यूस एसिड, आप सोचो कि आप सोच रहे होंगे सर ल्यूस एसिड क्यों लेते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ ल्यूस एसिड क्यों लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एल्किल हैलाइड है ना, ये जो ल्यूस एसिड है ये तो एसिड है, यहाँ पे देखो हेलोजन क्या है, ल्यूस बेस होगा, इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन होगा, और ये बना लेता है AlCl4 माइनस चार्ज बना लेता है, ये बना लेगा, और यहाँ से कार्बोकेटायन भैया एकदम फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना, छुट्टे सांड की तरह जैसे होते हैं ना, खेत में खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, वैसे ये कार्बोकेटायन बन गया। अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर कार्बोकेटायन बन गया, क्या इसका रीअरेंजमेंट भी होगा? अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है यानी रीअरेंजमेंट होगा, मानते हो ना इस बात को? बस रीअरेंजमेंट करना, कार्बोकेटायन बनाना, और जैसे ही आपका कार्बोकेटायन स्टेबल बन गया, वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और उसी को ले जाके हम वहां पे क्या कर देंगे, अटैक, खत्म। अब आप सोच रहे होंगे सर एक क्वेश्चन करवा देते तो मजा आता था, एक क्यों, कई क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए सबसे पहले AlCl3 यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये Cl निकला, यहाँ से कार्बोकेटायन आ गया, यही कार्बोकेटायन अटैक करेगा, और फाइनली आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छा वो हाँ, आप बोलोगे सर नया कैसे आ गया, पहले एक क्वेश्चन तो करवा दो। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अटैक करेगा, ये देखो ये बन गया। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखो जब आप Cl हटाओगे ना, ये AlCl3 जब Cl से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, तो सबसे पहले आपके पास ऐसे बनेगा CH3CH2, और यहाँ पे CH2 प्लस आ जाएगा। अब एक काम करो, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए क्या करो, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करा दो, और कार्बोकेटायन यहाँ ला दो, और ये बना दो CH3CH यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे CH3 बन गया, ठीक है। अब बस इलेक्ट्रोफाइल आपका स्टेबल हो गया, यही ले जाके बेंजीन से अटैक करा दो, फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट ये देखो बन गया, क्यूमीन बन गया, देखो कितना आसान है। तो ये बात याद रखिएगा, लोग इसमें क्या करते हैं पता है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं, तो रीअरेंजमेंट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसी चीजें यार याद रखा करो, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं लोग, मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। तो AlCl3 क्लियर हो गया क्या? चलिए अब यहाँ पे देखो फिर से वही, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ से CH3 यहाँ शिफ्ट करेगा, तो कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा, और फाइनली हम लोग फिर से क्या कर देंगे, अटैक करा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे ले जाएंगे, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको ले जाके जो भी यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि एक CH3 यहाँ आ जाएगा, तो देखो यही बनेगा ना, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप AlCl3 यूज करोगे तभी ये सब होगा, जो आप ये कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट ये सब करा रहे हो ना, वैसे क्वेश्चन में तो वही आएगा मुझे पता है, बट अगर AlCl3 की जगह पे FeCl3 दे दिया, FeCl3 या FeBr3 दे दिया, तो याद रखिएगा इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, इसमें रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग आपको ऐसा कुछ नहीं कराना है, यहाँ पे बस आपको कार्बोकेटायन
जो भी है वैसे ही बनना, मतलब यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बनेगा बट यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा। जैसा रिएक्शन है वैसे ही हम लोग इसको कर देंगे। जैसे ये रिएक्शन देखो, इसमें AlCl3 था तो कार्बोकेटायन बना था, कार्बोकेटायन बना था तो यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो आपका ये क्यूमीन बन गया था, ठीक है ना। और जब आप FeCl3 ले लोगे, क्या ले लोगे, FeCl3 होगा तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट जैसा नहीं कुछ होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वैसे ये देखो, यहाँ पे कार्बोकेटायन ये अटैक करेगा, फाइनली ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन ये अटैक करेगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। आई थिंक क्लियर। चलो हाँ, ये रिएक्शन देख लो, बिल्कुल वैसे ही है। एसिडिक मीडियम में अगर आप एल्कोहल लोगे तो क्या आप फिर समझ में आ रहा है कौन सी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, याद है। तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा, मैं आपको पहले पूरा सब बता देता हूँ, अगर और लेक्चर देखोगे तो ये रिएक्शन कई बार आपको मिलेगा, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले H+ क्या करेगा, OH पे अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, सबसे पहले क्या बनेगा, ROH2+ आएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये R कार्बोकेटायन बनेगा। अब फिर से अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो इसमें रीअरेंजमेंट करा के आप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाओ, और जब ये कार्बोकेटायन बन गया तो फिर से ये क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है। फिर से देखो, H+ अटैक करेगा, H2O निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर से अटैक करेगा, और ये आपका एथिल बेंजीन यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसके क्या क्या ड्रॉबैक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विल नॉट अकर ओवर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग बेंजीन। अगर मान लीजिए कोई डीएक्टिवेटिंग नेचर का बेंजीन रिंग है तो वहां पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने यार एक चीज छोड़ दिया है। हाँ अच्छा, आगे है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा नहीं है, आगे है। तो याद रखिएगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट अगर जैसे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप का मतलब, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग का मतलब जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग। जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, SO3H हो गया। याद रखिएगा इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, इन सब में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रिंग से पाइलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। समझ में आया। तो ये पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। CH3Cl है, ये तो वही रिएक्शन है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो आप लोग कर लोगे, फटाफट देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे की बात कर लेते हैं, एसाइलेशन। सो गाइज, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एसाइलेशन के बारे में। एसाइलेशन एक काफ़ी आसान सा रिएक्शन है, जैसे एल्काइलेशन होता है वैसे ही एसाइलेशन भी होता है। तो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें हम लोग बेंजीन या टॉल्यूइन या कुछ भी हो, अगर आपको एसाइलेटिंग एजेंट की बात, रिएजेंट की बात करना हो, तो ये RCOCl होता है। क्या होता है, RCOCl होता है, ठीक है ना। RCOCl में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अटैक कौन करेगा। याद रखना इसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, बट इसमें कार्बोकेटायन का शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आप बोलोगे क्यों सर, देखो बताता हूँ। तो इसमें Cl पहले तो AlCl3 क्या करेगा, इसमें भी आपने लीविस एसिड लिया AlCl3, ये Cl को फिर से रिएक्शन करेगा, Cl माइनस को निकाल लेगा, और जो कार्बोकेटायन बनेगा वो RC+ डबल बॉन्ड O बनता है, ये याद रखिएगा। अब आप बताओ, क्या ये कार्बोकेटायन को कभी रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको मिल रहा है, तो कभी जाना चाहेगा, कभी नहीं जाना चाहेगा। इसलिए याद रखना एसाइलेशन वाले में कभी भी आपका रीअरेंजमेंट ऐसा जैसा कुछ नहीं होता है, बस इसी को बनाओ और ले जाके अटैक करा दो। याद रखना, ये याद करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस, हो सकता है आपको ऐसे दे दे ऑप्शन में, ट्रिपल बॉन्ड O करके यहाँ प्लस दे दिया, ऐसा कुछ, ये गलत होगा। याद रखना, यही अटैक करता है, यही कार्बोकेटायन अटैक कराएंगे। बस बेंजीन ले जाओ, बेंजीन से इसको क्या करो, जोड़ देना, यहाँ पे C, यहाँ पे R, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। वैसे ये भी है, कार्बोकेटायन बनाना, अटैक कराओ, खत्म बात। देख रहे हो, एसिटोफिनोन बन गया, तो एसिटिल क्लोराइड था, एसिटोफिनोन बन गया। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा यार, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, सब तो हो गया लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो पाता अगर आप HCOCl लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यस CO, अगर आप देखो मैं बताता हूँ, वनली एरोमेटिक फेनिल कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड आप कभी ये ऐसे नहीं बना सकते। इस मेथड से अगर आप एसाइलेशन से अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना चाहोगे तो ये कभी नहीं बनेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि SCOCl जो होता है, ये जो SCOCl होता है, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखना SCOCl अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आप ये COCl लोगे ना, ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद ही CO+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे तो HCO बन ही नहीं पाया, तो अटैक कौन करेगा, है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाता, याद रखिएगा। अब बात आती है यार, जब ये नहीं बन पाया इससे, तो बेंजल्डिहाइड बनाएंगे कैसे।
बात आती है ना कि बेंजल्डिहाइड तो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो बेंजल्डिहाइड बनाने के कुछ और तरीके हैं जो कि बहुत ही फेमस रिएक्शन अभी मैं आपको बताता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ सर इसको तो पढ़ा था हम लोगों ने बोर्ड में। फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड। कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं? गॉटरमान कोच। कौन सा? गॉटरमान कोच सिंथेसिस यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन को आपने बचपन में भी रटा होगा, तो देख लीजिए। इसमें भी आपको अटैकिंग एजेंट याद रखना है। तो इसमें देखो बेंजीन है, CO प्लस HCl से किससे रिएक्शन कराते हैं? CO प्लस HCl से रिएक्शन कराते हैं। HCl आपका ड्राई HCl है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप इससे रिएक्शन कराओगे ना AlCl3 की प्रेजेंस में, तो कुल मिला के फिर से आपका बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। मुझे लगता है कि बचपन में आपने जैसे याद किया था वैसे ही याद कर लो बोर्ड के टाइम पे, इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना गॉटरमान कोच रिएक्शन में CO प्लस HCl होता है हमारा रिएजेंट, ठीक है। चलो, एक इसमें होता है गाटरमान कोच के अलावा गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? बेंजीन की रिएक्शन हम लोग HCN और HCl से कराते हैं। बेंजीन की रिएक्शन HCN और HCl, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर से इसमें AlCl3 लीविस एसिड लेते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। क्लियर है? क्या कुछ नहीं कर रहा है, क्या करना है? देखो AlCl3 है, AlCl3 क्या करेगा? पहले तो HCl का आप ऐड करा दो, HCN के साथ ऐड करा दो तो ये बन जाएगा। फिर AlCl3 से रिएक्शन कराओगे तो Cl को ले लेगा, मतलब AlCl4 माइनस बना देगा, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन। और यहाँ पे CH प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। फिर यही बेंजीन पे अटैक करेगा, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, यहाँ पे HOH देके इधर आप क्या देंगे? दो OH दे दोगे, और एक कार्बन पे अगर दो OH आगे H2O निकल जाएगा, फाइनली आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो कुल मिला के यार बस आप छोटी सी चीज याद रखो, क्या कि अगर आप बेंजीन के रिएक्शन HCN और HCl ड्राई से कराओगे और इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो फाइनली आपको बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी याद ही कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसमें कुछ समझाने वाला वैसे है नहीं, आप लोग बोर्ड में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो बेंजीन का अगर आप नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराओगे ना, जैसे होता है, वो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल कंडीशन लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें जो हॉट एसिडिक केमिकल लोगे तब भी नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रोलाइन लोगे तब भी नहीं होगा। तो बेंजीन इज रिलेक्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये बात याद रखिएगा। अब बात आती है सर अगर कराना हो तो कैसे करेंगे? नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हुआ, तो एबनॉर्मल कंडीशन में देखो जैसे आप V2O5 ले लो। V2O5 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा ले रहा है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 210 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे तो ये तो फिनॉल बनाता है, याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा। और अगर और टेम्परेचर ले लोगे 350 तक, हाई टेम्परेचर और ले लोगे, इसका और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फाइनली ये मैलिक एनहाइड्राइड बनाता है। ये बात याद रखिएगा कि ये मैलिक एसिड होता है, H2O निकाल दो तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए इस रिएक्शन पे हम लोग अभी बाद में आते हैं। चलो अच्छा ये देख लो, अगर बेंजीन, याद रखिएगा बेंजीन है, देखो बेंजीन है, बेंजीन से अगर कोई कार्बन अटैच है, अगर इसके पास अल्फा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन होगा, अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो याद रखिएगा अगर आप इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 से कराओगे तो यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन पूरा हटा देना और इसकी जगह पे क्या लगा देना? COOH लगा देना। कुछ मत करिएगा, कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, कुछ भी लिखा हो, यहाँ से मतलब नहीं, बस अगर अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए तो तुरंत पूरा हटा देना ये और इसकी जगह पे COH लगा देना। सिंपल सा रिएक्शन है, आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ओवर एसिड रिएक्शन टू बेंजीन, है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आप ये देखो क्या है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लो, है ना। पहले तो आप यही समझ लो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या होता है। चलो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन देखो, आपको पता होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है ना, मतलब प्लस यम इफेक्ट वाले जो मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये, ठीक है। या कोई प्लस एच इफेक्ट वाले, जैसे मान लीजिए कोई अल्फा हाइड्रोजन हो, CH, जैसे CH3 टॉलविन है, ये भी क्या लगाता है? प्लस एच लगाता है। तो ये सब क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो प्लस वाला कोई भी ग्रुप हो, प्लस आई, प्लस एच या प्लस एम वाला, जैसे देखो OR है, लोन पेयर है ना, बिल्कुल ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेंगे? रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। OH के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, NH के पास लोन पेयर है, NH के पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। देखो लोन पेयर है, यहाँ देखो लोन पेयर है, यहाँ पे देखो CH3 है, प्लस एच इफेक्ट लगाएगा, हाइपर कन्जुगेशन, देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब कैसे होते हैं? आर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन सब पे अटैक कराओगे, जैसे मान लीजिए मैं फिनॉल लिखता हूँ, फिनॉल, तो फिनॉल पर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो कहाँ अटैक करेगा? आर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे। तो आर्थो पे भी अटैक करेगा और पैरा पे भी, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? बोलो, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप ऐसा अटैच है, डायरेक्ट एटम जो अटैच है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसके पास लोन पेयर है तो याद रखिएगा ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। इसी में आपका टॉलुइन भी आएगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होगा तब भी ऐसा होगा, ठीक है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप हो गया तो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे? अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसके पास लोन पेयर नहीं है बल्कि बगल में डबल बॉन्ड हो, ऐसे,
तो यहाँ पे रिंग क्या होगा, रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यानी कि ये रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा। जैसे ये NO2 ले लो, COH ले लो, CHO ले लो, COR ले लो, Cl ले लो, CH3, ये सब क्या होंगे, ये आपके डीएक्टिवेटिंग नेचर के होंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग समझ में आया। हाँ, तो एक्टिवेटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पर एक बार, और एक बार कहाँ करेगा, पैरा पे। ठीक है, और अगर डीएक्टिवेटिंग है तो कहाँ पे, मेटा पे। कहाँ पे अटैक होगा, मेटा पे। ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया क्या, सभी लोग बताइए। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होता है, मैंने बताया था एरोमेटिक में, कई बार बोल चुका हूँ। विल आल्सो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है बेंजीन रिंग पे, तो बताओ जिसका प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्या उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, सोच लो यार, अब यही लिखा है ना पीछे। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। और अगर ये वाला होगा तब डीएक्टिवेटिंग होगा तो रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे देखो OMe है, OMe कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। एमई का मतलब मेथिल, प्लस H इफेक्ट। Cl का मतलब ये -I, और NO2 का मतलब -M। तो सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D, खत्म। यहाँ पे देखो प्लस H, तीन अल्फा है, यहाँ पे 2 ही अल्फा है, तो कम प्लस H होगा, यहाँ पे 1 ही अल्फा तो और कम। तो जितना ज्यादा प्लस H उसका एक्टिवेटिंग नेचर उतना ज्यादा, तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D हो जाएगा। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है टॉल्विन। तो टॉल्विन ज्यादा नहीं है, क्योंकि सारी चीज जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी है उसी का ये पूरा एक रिवीजन है। तो 7-8 स्लाइड है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको आपको खत्म कर देते हैं इसको, ताकि इसमें कुछ भी आपका छूटने ना पाए। तो 10 मिनट का है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग टॉल्विन का मेथड पढ़ेंगे कि कैसे इसको टॉल्विन को बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम टॉल्विन को बनाएंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में आप देख लीजिए। एक सेकंड, चलो मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, टॉल्विन कैसे बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो। सबसे पहले हम एल्केन से पढ़ लिया है, एल्केन से बनाना। बताओ वही जो एरोमेटाइजेशन कराए थे कि नहीं, आप एरोमेटाइजेशन कराए थे कि नहीं, क्या कराए थे एरोमेटाइजेशन में, देखो 7 कार्बन ले लो, 6 कार्बन लोगे तो बेंजीन बनेगा। इससे बताया था कि नहीं, 7 कार्बन ले लोगे तो बस ये सब, ये क्या बन जाएगा, आपका टॉल्विन बन जाएगा। हो चुका है ऑलरेडी, सब हो चुका है, बस रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम टॉल्विक एसिड, ये मान लीजिए कोई टॉल्विक एसिड है, याद है, ये भी मैंने रिएक्शन पीछे करवाया था। इसमें अगर आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो CO2 गैस निकल जाएगी, फिर से टॉल्विन बन जाएगा। हो चुका है ना पीछे, बताओ। फ्रॉम टॉल्विन सल्फोनिक एसिड, अगर SO3H होगा, ये भी करा चुका हूँ कि अगर आप कोई भी बेंजिल सल्फोनिक एसिड है, याद है ये रिएक्शन कराया था कि बेंजिल सल्फोनिक एसिड को अगर आप HOH के साथ बॉयल करोगे तो बेंजिन बनता है। तो बस अगर टॉल्विन ले लोगे, उसमें CH3 ग्रुप भी लगा दोगे तो ये निकल जाएगा, और फाइनली आपका टॉल्विन बन जाएगा। सिंपल सा है। चलो, फ्रॉम क्रिसॉल, क्रिसॉल का मतलब वही आर्थोमेटा पैरा, मतलब एक OH होगा, एक CH3 होगा। ठीक है, अब देखो जिंक डस्ट, याद रखना फिनॉल की अगर आप जिंक डस्ट के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आपको नहीं पता तो जानते रहना। फिनॉल की अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन बनता है, याद रहेगा। तो बस यहाँ पे अगर आप जिंक डस्ट के साथ हीट कराओगे तो यहाँ से बेंजीन बन जाएगा और ये टॉल्विन बन जाएगा। CH3 आ जाएगा तो टॉल्विन बन जाएगा। फिर से देखो फिनॉल की जिंक डस्ट के साथ ये बेंजीन, तो बस खत्म है ना। चलो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड हो चुका है, मैंने बताया था यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ से Br निकल जाएगा और फाइनली आपका टॉल्विन बन जाएगा। इसी में सब कुछ बताया था। टॉल्यूडीन से कैसे बनेगा, CH3 है, NH2 है, सबसे पहले आप डाइयोटाइजेशन करा दो, याद है रिएक्शन मैंने बताया था, डाइएजोटाइजेशन करा दो। उसके बाद ETOS से रिएक्शन करा दो, यहाँ पे H आ जाएगा। सबसे पहले जब डाइयोटाइजेशन कराओगे तो NH2 किसमें चेंज हो जाएगा, N2Cl में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से N2 निकलेगा, Cl निकलेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, CATOH है, तो यहाँ से H आके अटैक कर देगा। देखो कितना आसान है, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। ऐसा पढ़ो ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा भी आपको पूरा रट जाना चाहिए। ठीक है, तब मान लेना कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। और एक आप बाद में अगर आप नीट में या JEE में सिलेक्शन लेने के बाद, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं ना, टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो केमिस्ट्री में, अगर आप इन सभी लेक्चर को अच्छे से देखते हो। थोड़ा सा बस मैकेनिज्म सीख लेना और बाकी तो सब ठीक रहेगा। क्लियर है क्या, चलो पढ़ाने के लिए है ना, पढ़ने के लिए जितना मैकेनिज्म जितना चाहिए मैं पढ़ा दिया। ठीक है, बस पढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा बस मैकेनिज्म सीख लेना, केमिस्ट्री आप आसानी से पढ़ा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं ओजोनलिसिस रिएक्शन। तो हो चुका है यार, कितनी बार बताऊं, 50 बार हो चुका है ना, बताते बताते मैं भी थक गया हूँ। ओजोनलिसिस, हाइड्रोजनेशन भी हो चुका है, बट यहाँ पे देख लो हाइड्रोजनेशन अगर आप टॉल्विन का कराओगे, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेके रहने के लिए, याद है, याद आया, बस यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, डबल बॉन्ड ये बन जाएगा। Na लिक्विड अमोनिया बर्स्ट रिडक्शन, याद आया, ये देखो टॉल्विन है ना, तो डबल बॉन्ड ये प्लस H इफेक्ट वाला है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, आपने सामने बताया था, सब हो चुका ना। हेलोजिनेशन है Cl2, तो बताओ Cl एक बार आर्थो पर आएगा, एक बार क्या आएगा, पैरा पर, क्योंकि टॉल्विन कैसा होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये प्लस H इफेक्ट लगाता है, बताया था, बताओ।
ये मेजर हो जाएगा हम, है ना, ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे Cl जो है CH3 के पास है, तो इसका माइनस इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो इसलिए इसका ज्यादा होगा। नाइट्रेशन की बात करते हैं, तो वही नाइट्रेटिंग एजेंट क्या लिए थे बताओ, नाइट्रेटिंग एजेंट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिए थे। बस यहाँ पे कौन अटैक करता था, याद करो NO2 प्लस अटैक करा दो आर्थो पर और पैरा पे, तो ये आर्थो पर आ गया और ये पैरा पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो नाइट्रेशन ये भी है, अटैक करा दो, ये देखो ये देखो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन और होगा, और भी नाइट्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, फिर यहाँ पे NO2 आ जाएगा। फिर से नाइट्रेशन कराओगे, टेम्परेचर और बढ़ा दो तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं TNT। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो कुल मिला के जब आप टॉल्यूइन का नाइट्रेशन कराते जाओगे फाइनली आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन बनता है, जिसको TNT बोलते हैं। और ये TNT क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, बम बारूद में ये सब यूज होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सल्फोनेशन में कुछ नहीं करना है, वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर ओलियम बताया था, H2H2O7 यूज करते हैं। कौन अटैक करता है, SO3 अटैक करता है, लेकिन जब आप यहाँ पे जोड़ना तो SO3H जोड़ते हैं, बताया था पीछे। आर्थो पे लगा देना और पैरा पे लगा देना, एक बार आर्थो बनेगा एक बार पैरा लगा देना। फीडर क्राफ्ट याद आया, मैंने बताया था एल्काइलेशन में क्या करते हैं, R+ अटैक कराते हैं। कहाँ अटैक कराएंगे, आर्थो पे अटैक कराएंगे और पैरा पे अटैक कराएंगे। देखो आर्थो पर और पैरा पे, तो आर्थो वाला ज्यादा मेजर होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन फिर से बनेगा, अटैक करा दीजिए आर्थो पर और पैरा पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा मेजर होगा। आप बोलोगे सर पैरा यहाँ पे तो आपने बताया था आर्थो मेजर होगा, तो यहाँ पे पैरा मेजर क्यों हो रहा है, पैरा मेजर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बल्कीनेस है, इसकी बल्कीनेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको आर्थो पे ले जाओगे ना तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसका माइनर हो जाएगा और ये पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, RCO प्लस, बस Cl हटाओ, कोई रीअरेंजमेंट किसी का कुछ भी चक्कर नहीं है। बस एक बार आर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे जोड़ दो। देखो आर्थो पे जोड़ दिया, पैरा पे जोड़ दिया, खत्म बात, ठीक है। आसान है क्या, सभी लोग बताइए। चलो ऑक्सीडेशन देखो, मैंने बताया था अभी पीछे आपको, अगर बेंजीन से अगर कोई कार्बन अटैच हो, उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा और उसके KMnO4 से रिएक्शन करा दोगे, तो यहाँ पे पूरा हटा के उसके जगह पे क्या लगा देंगे, COH लगा देंगे। तो ये भी पीछे हो चुका है, ये भी पूरा हटा दोगे COH लगा दोगे, ये भी पूरा हटा दोगे COH लगा दोगे, बस अल्फा हाइड्रोजन है तो हटा के उसको COH। इटार रिएक्शन क्या होता है, देखो इटार रिएक्शन देखो, बस खत्म ही है, हाँ 2 पेज और है, खत्म ही है, टेंशन न लीजिए आप लोग। तो देखो इटार रिएक्शन क्या होता है, फटाफट आप लोग देखिएगा। इटार में क्या करते हैं, टॉल्यूइन है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है ना। तो CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं इटार्ड में। टॉल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कि आपको याद रख सकते हो, पूछ सकता है। फिर अगर आप इसका बाद में ये क्या करता है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे बेंजल्डिहाइड बनता है, याद रखिएगा, ठीक है क्या। पहले तो ये बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ब्लास्ट में बेंजल, मतलब कुल मिला के आपको ये रखना है, इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं, CrO2 Cl2 से, और फाइनली हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ वैसे याद करने का तरीका ये है, ऑक्सीडेशन था तो CH3 का ऑक्सीडेशन होकर CHO बना दिए थे, यही याद रखना है आपको। तो यहाँ भी देखो CrO2 Cl2 है ना, तो जो सबसे बाहर वाला CH3 होगा उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे और इसके जगह पे क्या लगा देंगे, CHO। यही ट्रिक है। यहाँ पे देखो सबसे बाहर वाला CH3 है, इसके जगह पे क्या लगा देंगे, CHO, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा। तो यही होता है इटार्ड ऑक्सीडेशन में। आई थिंक आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हो गया। एक लास्ट है बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये लास्ट है आज का। तो ये देखो एक टॉल्यूइन है। अच्छा ये रिएक्शन याद रखना, एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड होता है इसका, एनबीएस का मतलब होता है ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे Br होता है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ तो ये होता है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अल्फा जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ पे Br लगा देते हैं, याद रखना है। जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, Br। जैसे यहाँ पे टॉल्यूइन है, अगर आप इसका एनबीएस से रिएक्शन कराओगे एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड से, तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, एक Br लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2Br। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब Br आ जाएगा। अगर आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे, HNO लाइट है, लाइट लाइट समझ में आएगा, यहाँ पे CCl3 बनेगा, क्या बनेगा, CCl3। पहले एक हाइड्रोजन हटाना, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटाना, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटाना, तो इसको बोलते हैं तो बेंजाइल, है ना, उसके बाद डाइन और उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, या बेंजो ट्राइक्लोराइड भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हो, अगर Cl2 केवल लेते तब तो क्या होता, आर्थो पैरो पर Cl आता, क्लोरीनेशन होता। बट ये आपने यशनु ले लिया, लाइट ले लिया, तो लाइट ले समझ लीजिए क्या होगा, यहाँ पे जो टॉल्यूइन का जो CH3 है ना, तीनों हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह पे Cl आ जाएगा, तो 3 Cl3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। काफी जल्दी मैंने कंप्लीट किया है, इतना जल्दी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना जल्दी जल्दी मैंने आपको पढ़ाया है। और सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।